Good morning everyone. First of all, I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज के टॉपिक्स काफ़ी सारे आए हैं तो उसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। चाइना भूटान बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में वी विल डिस्कस। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर एनटीसीए एक टॉपिक है, अनामलाई टाइगर रिजर्व, इसके बारे में। तो प्रोजेक्ट टाइगर एनटीसीए अनामलाई टाइगर रिजर्व ये टॉपिक बनता है आपका। इथिक्स और प्रिविलेज कमेटी, सुप्रीम कोर्ट जो है सरोगेसी, उसमें। उसके अलावा हम वी विल डिस्कस अबाउट मेयर रॉकेटांस्की कस्टर हाउसर सिंड्रोम, ग्रीन हाइड्रोजन एंड कार्बन एमिशन के बारे में विल डिस्कस। देन सुप्रीम कोर्ट ऑन एबॉर्शन, और फिर मेंस का जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन भी मैंने फ्रेम किया है बिकॉज ऑफ द जजमेंट गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बेसिस पे देख लो, बॉडली ऑटोनॉमी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन डिपेंड्स ऑन प्रिवेलेंट सोशल एंड लीगल नॉर्म्स। एग्जामिन करना है आपको। ये आंसर आपको लिखना है 10 नंबर का। आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, और उसमें अगर आप आकलन सीरीज ज्वाइन करते हैं कोर्स, तो फिर आपका आंसर भी इवेल्युएट हो सकता है। आपका आंसर इवेल्युएट होगा। डे 3 का रिजल्ट मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, कमेंट्री पोस्ट में आप देख सकते हैं। लिखो, और एटलीस्ट हमारे पास अभी 2 महीने हैं, 2-2.5 महीने हैं जिसमें हम रेगुलर लिख सकते हैं, देख सकते हैं कुछ कमी तो नहीं है। और मैंने एक रिव्यू वीडियो भी आप लोग के लिए डाल दिया है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और लिखने की हैबिट आप लोग जरूर से रखें, इससे भागने की जरूरत नहीं है। तो ये सौरभ पांडे CSE ऐप है जो कि आप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और आपको इजीली ऐप मिल जाएगा। ऐप में जाके, मतलब इसमें भी iOS नहीं है, एंड्रॉयड आप कह सकते हैं कि एंड्रॉयड ऐप है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, डेली आंसर रिव्यू का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है जिसमें आकलन सीरीज़ है, और इस पर आपका डेली आंसर चेक होगा। तो ये बिल्कुल आपको मिस नहीं करना। अगर आप चाह रहे हो कि मेरा आंसर रिव्यू हो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी रिव्यू नहीं कराना है, तो आप ग्रुप में जरूर से पोस्ट करें, बट आप आंसर जरूर से लिखे। इसका प्राइस भी मैंने 899 रखा है पूरा। आपके आंसर इवेल्युएट होंगे प्रॉपर तरीके से। आप देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका हिस्सा हैं और अपने आंसर को इवेल्युएट करवाते हैं। फिर इसके बाद देखो, करंट अफेयर्स प्लस के अंदर यहाँ पे इस संडे को आपका टेस्ट है, 499 प्राइस है। इसमें 50 टेस्ट हैं। ये टेस्ट इस संडे को है, और ये संडे को टेस्ट एडवांस करंट अफेयर्स पे है। जो लोग इसका टेस्ट का हिस्सा बनेंगे उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। उसके अलावा फिर मैं कुछ चीज़ें और लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग का और कंसेप्चुअल पार्ट में का डिस्कशन होगा। प्लस एक बुकलेट भी लेकर आऊँगा जिसमें आप बढ़िया तरीके से उस बुकलेट के माध्यम से आप लोग रिवाइज अच्छे से कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये दोनों ही सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है, तो आप देख लेना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, वाई आर चाइना भूटान बाउंड्री टॉक सिग्निफिकेंट। ये एक पहला टॉपिक है, एंड दिस इज बेसिकली लिंक्ड विथ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो है चाइना भूटान बाउंड्री टॉक्स क्यों सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इट इज़ लिंक्ड विथ, ये लिंक्ड है किससे, मतलब ये इंडिया के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। पहली चीज़ आप समझना है कि टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में जो है काफ़ी मैटर करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखो, तो ये जो रीजन है, जैसे ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रीजन के अंदर ये छोटा सा हिस्सा जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, उसके माध्यम से ही ये रीजन आपका कनेक्टेड है। जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चाइना अपना प्रेजेंस बहुत इंक्रीज कर रहा है। भूटान भी आपका यहीं लोकेटेड है, और चाइना अपने प्रेजेंस को यहाँ इंक्रीज कर रहा है। एक बार अपने प्रेजेंस को इंक्रीज कर दिया और युद्ध की स्थिति बनती है, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वो इसको कट कर सकता है, मतलब युद्ध के टाइम पे। इसलिए हम अल्टरनेटिव रूट भी डेवलप कर रहे हैं। हमारे लिए जगह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। देखो, चाइना का जो क्लेम है अरुणाचल प्रदेश का तवांग रीजन पे है। भूटान के कई इलाके, जैसे यहाँ पे ये लोग डोकलाम और इन सब जगहों को आप कह सकते हैं कि क्लेम आपका करता है। तो ये भूटान है, ये सिक्किम है। और यहाँ पे आप देखो, अगर ये क्लेम यहाँ पे करता है, यहाँ है, तो थोड़ा ऊपर जाओगे तो एक जगह जिसे हम कहते हैं चुम्बी वैली। वी हैव दिस रीजन कॉल्ड एज चुम्बी वैली। और इसी तरीके से थोड़ा सा देखोगे तो इधर आपका जो जगह है उसे हम डोकलाम बोलते हैं। डोकलाम रीजन लोकेटेड है। तो एक तरफ आपका चुम्बी वैली हो गई, दूसरी जगह आपका डोकलाम हो गया। डोकलाम में ऑलरेडी डिस्प्यूट था। और इस पूरे रीजन में खास तौर से अगर चाइना की स्थिति देखो, तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर रहा है। इंडिया का रिलेशन भूटान के साथ बहुत अच्छा है। भूटान भी एक बुद्धिस्ट देश है, लेकिन उसे पता है कि अगर इंडिया का साथ नहीं होगा तो चाइना उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन चाइना की जो पॉलिसी है, जिसके तहत आप देखोगे पूरे के पूरे इंडिया को सराउंड करना, तो चाइना बांग्लादेश के साथ अच्छा बना के रखा है। उसके साथ म्यांमार अगर आप देखोगे तो वहाँ पे चाइना का ऑलमोस्ट कंट्रोल है, क्योंकि वहाँ मिलिट्री कू कैरी आउट ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें चाइना का काफ़ी अधिक सपोर्ट है। इधर देखोगे तो श्रीलंका है, यहाँ भी चाइना का प्रेजेंस है, हम्बनटोटा पोर्ट। यहाँ देखोगे तो पाकिस्तान पे पूरा कंट्रोल है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है सक्शगम वैली। जगह का नाम है दैट इज़ सक्शगम वैली।
तो ये जो सक्सगम वैली इसको भी पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था बहुत पहले। और चाइना का जीजियांग का जो प्रोविंस है, जीजियांग के प्रोविंस आप कह सकते हैं, जो जीजियांग का प्रोविंस है उसका हिस्सा बना के चाइना लगातार इस पे अपना कब्जा कर रखा है। तो अब इसी डायरेक्शन में देखो कि भूटान के साथ भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है। नेपाल पे भी देखो अच्छा खासा चाइना का प्रेजेंस इंक्रीज हो रहा था। पूरा इंडिया को सराउंड करने में ओवरऑल स्ट्रेटजी है चाइना की, उसमें से भूटान भी उसमें से एक हिस्सा है। लेकिन भूटान और इंडिया की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी है। उस ट्रीटी के तहत अगर मान लो इंडिया भूटान के बीच में कोई मतलब ऐसा रहता है कि भूटान को लगता है कि अगर कोई मतलब जैसे मान लो डोकलाम पे आ गया, तो डोकलाम डिस्प्यूटेड इलाका इंडिया के साथ नहीं है, भूटान के साथ है। तो उस स्थिति में जो फ्रेंडशिप ट्रीटी कहती है कि अगर भूटान की सोवेनिटी, इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अगर अफेक्ट होती है तो ऐसी स्थिति में इंडिया मदद कर सकता है। ये इंडिया के विद इन राइट है कि वो मदद कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा देखना थी। काफ़ी समय से लोग बातचीत कर रहे हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे एक तो जैसे मान लो ये भूटान का रीजन है, ये रीजन देखो कि ये डोकलाम है। फिर ये कुछ इलाके हैं जहाँ पे ये अलग अलग नाम, जैसे अलग अलग नाम दे रखे हैं, याकचू और चिंगुलुंगा, इस टाइप की जगहें हैं जो है, ठीक है, पांगदा, अलग अलग ऐसी जगहें हैं। फिर एक देखो सक्तेंग करके है जो ये अरुणाचल प्रदेश की इधर साइड है, यहाँ पे भी चीन अपना बताता है। ये भी कुछ रीजन्स है, ये भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे चीन अपना बताता है, ठीक है। चांगदोजोम करके जगह है। तो हर जगह कुलाखारी रीजन है। तो पूरे रीजन में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जैसे मेंचुमा वैली है, तो ये सब ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेना मैपिंग के कंटेक्स्ट में। तो हर जगह पे अलग अलग रीजन पे चाइना अपना क्लेम करके, और हर देश के साथ उसकी आदत है। वो एक ऐसा देश है जो हर जगह पे इस प्रकार की स्थिति करके उसका एम ये है कि बढ़िया तरीके से कुछ ना कुछ अगर डिस्प्यूट करेंगे कुछ तो मिलेगा ही। इसी उद्देश्य से वो सबके साथ लड़ता भिड़ता रहता है। चाइना की आपकी ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। तो भूटान के साथ इस प्रकार का ये जो है अभी बातचीत स्टार्ट हुई है। तो चाइना भूटान की बात करें तो 25th राउंड जो है उसकी बातचीत आपकी हुई है। एंड इसमें राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक इन बीजिंग, एंड इसमें कोऑपरेशन एग्रीमेंट आया है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ द जॉइंट टेक्निकल टीम ये आपका आया। तो मतलब कुल मिला के पहले देखो सिंपल सी बात है, ये जो स्ट्रैटेजी है ना इसको समझना। अब ये तो देखो हम लोग अगर समझ सकते हैं तो बड़े लोग हैं भूटान के, वो भी समझना चाहिए उनको। पहले तो ये क्या करेंगे, इस टाइप की बातचीत करके भूटान को ट्रस्ट में ले लेंगे, इंडिया से उसको ऑलमोस्ट थोड़ा दूरी बना देंगे, और फिर जब मौका मिलेगा तो ये सब अबाइड कहाँ करेंगे, जब इंटरनेशनल लॉ ही अबाइड नहीं करते तो ये इस टाइप के एग्रीमेंट क्या ही अबाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए भूटान को है कि ठीक है चलो हम भी बातचीत करते हैं। बातचीत अब देखो चाइना की एक स्ट्रैटेजी होती है, वो बातचीत को बहुत खींचता रहता, बातचीत चलता रहता है। और जब तक बातचीत चलती रहेगी उधर, और उधर से वो अपना बिल्डअप करता रहेगा। जैसे सामने वाले, जैसे मान लो दो के बीच में लड़ाई है, उसमें आपका है ना बातचीत चल रही, तो सामने वाले को लगेगा ठीक है चलो बातचीत चल रही तो ये लड़ने का काम नहीं करेंगे। बट इधर तो बातचीत करते रहते हैं, और साइड से क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डिस्प्यूट है ना वहाँ पे अपनी फोर्सेस या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना स्टार्ट कर देंगे। ये इनके तरीके होते हैं। ये एक चाइनीज़ स्ट्रैटेजी है, आप कह सकते हो ये एक चाइनीज़ बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। 1984 से भूटान और चाइना ने 24 राउंड्स ऑफ टॉक जो है रही है, और बातचीत मतलब काफ़ी समय तक ये बातचीत आपकी चली है। और अभी 2017 में जैसे डिस्प्यूट भी होता है इंडिया चाइना के बीच में डोकलाम के कंटेक्स्ट में। और यहाँ पे 3 स्टेप रोड मैप की बात की जाए तो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीइंग टू द बॉर्डर ऑन द टेबल, फिर विजिट ऑन द ग्राउंड, एंड देन फॉर्मली डिमार्केटिंग द बाउंड्री। ये 3 इन्होंने कहा है कि पहली चीज़ तो क्या है कि पहली चीज़ तो बॉर्डर क्या है इस पर वो लोग एग्री करेंगे, बॉर्डर क्या है। फिर उसके बाद जो भी एग्री करेंगे उसको ग्राउंड में जाके देखेंगे कि ठीक है हमने इस पर एग्री किया। फिर तीसरा क्या है, ग्राउंड में जाके फिर उसको डिमार्केट करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी है एक है। इंडिया के कंसर्न भी काफ़ी अधिक हैं। अगर आप इंडिया के कंसर्न को देखोगे तो इंडिया के अपने ही कंसर्न है, और वो जेन्युइन कंसर्न है। लाइक फॉर एग्जांपल अब चाइना किस तरीके का प्रोपोजल रखता है। अब देखो यहाँ पे कंसर्न ये भी है कि चाइना ऐसे कह रहा है कि एक काम करो यार, हमको डोकलाम दे दो, हम तुमको कुछ रीजन्स दे देंगे। जैसे लाइक डोकलाम अंडर भूटानिस कंट्रोल है विथ एरिया इन चारलोंग एंड पसामलोंग विथ चाइना क्लेम। तो कुछ ऐसे रीजन्स है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ रीजंस चाइना कह रहा है कि ये हमसे ले लो और ये तुम हमें दे दो। अब जो डोकलाम तक अगर चाइना पहुंच गया तो बहुत क्लोज हो जाएगा इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के कंटेक्स्ट में। सो डोकलाम ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी हमारा, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी कनेक्ट आपका कर रहा है। तो आप खुद देखो कि अगर एग्री कर जाए, जैसे मान लो ये पूरा आपका ये रीजन डोकलाम है, दिस इज़ द डोकलाम रीजन।
अब इसमें चाइना कह दे कि ठीक है, एक काम करो कि ये जो रीजन हमें दे दो, और दूसरा जो रीजन है जहाँ पे चाइना क्लेम कर रहा है वो भूटान को दे देगा कि आपको हम। अब ये बहुत स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, देखो कितना पास है, इंडिया के कितना क्लोज है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहाँ पे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लेके यहाँ खड़े हो जाएंगे, युद्ध की स्थिति में हमें पूरा इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर काट देंगे। प्लस यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे भी बहुत ये रोल प्ले करते हैं। ये भी आप समझो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब उस जगह पे पॉपुलेशन ट्रांजिशन लेकर आ जाओ, और मान लो कभी भी युद्ध की स्थिति आती है तो वहाँ पर प्रोटेस्ट करवा दो, कुछ कर दो, तो आर्मी और इन सब का मूवमेंट रुक जाएगा। तो ये एक तरीका होता है, कई लेवल पे अगर देखोगे तो ये तरीका जो है वो अपनाया जाता है। चीन लगातार इस पर आपका जो है लगातार हाईलाइट भी, मतलब लगातार इस अप्रोच को फॉलो भी कंटिन्यूस बेसिस में कर रहा है। सो यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे कहा गया लाइक ये हाईलाइट भी किया गया है कि लाइक नए रोड बना रहा है डोकलाम के अराउंड, नए विलेजेस बना रहा है, जो भी डिस्प्यूटेड स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट जो है वो आपका कर रहा है। ऑल्दो जैसे मान लो उसने कहा कि हम बैकआउट कर लेंगे, इसके बावजूद भी ये सब चीज़ें चाइना कर रहा है। तो इंडिया के साथ ही इन्होंने एग्री किया कि हम बैकआउट करेंगे, फिर उस चीज़ को माना नहीं, मतलब धीरे धीरे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सब धीरे धीरे डेवलप भी कर रहे हैं। अब इसी तरीके से मान लो भूटान से भी एग्री कर जाएंगे तो क्या गारंटी है कि मानेंगे। तो ये एक चैलेंज है, इंडिया के लिए भी चैलेंज है और मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न भी हम इसे कह सकते हैं। अब इंडिया का क्या है कि चाइना डिमांड्स फॉर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद भूटान एंड अपनी एम्बेसी जो है ओपन कर दे। अब एक बार कोई एम्बेसी अपनी ओपन कर देता तो क्या डेवलपमेंट हो रहा है। देखो चाइना के अंडर म्यांमार हो गया, चाइना के अंडर ऑलमोस्ट श्रीलंका हो गया, चाइना के अंडर ऑलमोस्ट मतलब चाइना के कंसर्न को पाकिस्तान ध्यान में रखेगा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। धीरे धीरे आपका बांग्लादेश भी आ जाएगा, नेपाल भी आ गया, भूटान भी हो गया, तो फिर ये सारे देश इंडिया के चारों तरफ बन जाएंगे। एक तो अपना कॉरिडोर चाइना डेवलप करेगा और इंडिया पे काफ़ी अधिक प्रेशर जो है वो डेवलप करेगा। अभी जैसे मान लो कि इंडिया जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें भी इजराइल है, इजराइल के कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो वहाँ पे एक बहुत नेगेटिव परसेप्शन इजराइल के लिए बन गया, तो वो पूरा कॉरिडोर कैसे बनेगा चिंता का विषय है। तो आप खुद देखो लाइक फॉर एग्जांपल जो भी स्ट्रेटजी चीन लगातार अपना रहा है, तो एक चीज़ आप हमें समझना क्या है कि एक तरफ देखो चाइना पूरे तरीके से, जैसे मान लो कि एक तरीके से पूरे अगर देखा जाए, ठीक है, तो चाइना लगातार यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैप इतना अच्छा नहीं बनेगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइना लगातार इस पूरे रीजन में यहाँ पे म्यांमार के माध्यम से कंट्रोल, इस पूरे रीजन से इस जगह पे कंट्रोल, इस पूरे रीजन से यहाँ से, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका जो है श्रीलंका पे है, फिर उसके बाद इधर पाकिस्तान पे है, प्लस जो कॉरिडोर आप मान लो जो डेवलप कर रहे हो, तो जो भी कॉरिडोर डेवलप करेगा जिसका नाम IMEC है, तो जब इजराइल के प्रति नेगेटिव आपका फीलिंग आ जाएगी तो फिर ये कॉरिडोर डेवलप करना बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इजराइल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें। फिर I2U2 जैसे ग्रुपिंग भी आपके इतना मतलब एक प्रकार से I2U2 जैसे जो ग्रुपिंग है वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहेंगी। प्लस ये भी है आपको देखना है कि जैसे 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को आप कह सकते हो अभी कतर ने डेथ पेनल्टी दी, और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने कल एक वीडियो डिस्कशन में बनाया है, मतलब कल एक डाल दिया है वीडियो। अब देखो अगर आपको याद हो कि जिस दिन हमस ने हमला किया था उसके 1-2 घंटे के अंदर ही मैंने रीज़न बताया था कि क्या रीज़न हो सकता है। आर्टिकल्स और वो सब बाद में आए थे, अगर आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो। अभी जो स्थिति है ना, तो कतर ने जो डेथ पेनल्टी दी है नेवी ऑफिसर्स को, एक्स नेवी ऑफिसर्स के, उसके पीछे क्या थिंकिंग है, तो लास्ट के 4 मिनट जरूर से सुनना। बाकी तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, 4 मिनट मैंने एनालाइज करके बताया है कि वो क्या फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो उस पर फिर आर्टिकल्स अपने आप आने लग जाएंगे। तो अब ये देखो ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव है जिसके तहत चीन काम करेगा। चीन को ये है कि पूरा एक वेस्ट एशिया आ गया, ये इंडिया के चारों तरफ का रीजन आ गया, फिर इंडिया पे प्रेशर बना के SCO के माध्यम से इंडिया को भी अपना हिस्सा बना लो, पावर ब्लॉक का हिस्सा बना लो। तो ये सब चैलेंजेस आपके हैं। नेक्स्ट देखते हैं ATR मतलब अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पैनल एसेसेस प्रोग्रेस ऑफ द टाइगर रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ATR मतलब यहाँ पे आप ये जो टॉपिक अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर एनवायरनमेंट के अंदर ये आपका टॉपिक आएगा, दिस विल फॉल अंडर एनवायरनमेंट, तो इस पर वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बाद अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में भी वी विल डिस्कस। तो लेट्स सी, सो यहाँ पे और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में भी विल डिस्कस। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो आपका कब स्टार्ट हुआ था, कई जगह पे प्रश्न पूछा। अप्रैल 1 1973 के अंदर स्टार्ट किया गया था, और एक कहाँ से हुआ था, लॉन्च हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपका स्टार्ट हुआ था। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो टाइगर है उसको कैसे सेव किया जाए, उसके हैबिटेट को कैसे सेव किया जाए, ह्यूमन फ्री एनवायरनमेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाए इस पूरे रीजन के अंदर। ये प्रोजेक्ट टाइगर में आपका हाईलाइट किया। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स भी हाईलाइट किए गए कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं
है इस रीजन के अंदर। खास तौर से पॉपुलेशन टाइगर की इंक्रीज करना, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, सिंपल सी बात है। अब इसमें 8 कंजर्वेशन यूनिट है, सुंदरबन है, वेस्टर्न घाट है, शिवालिक तराई है, ईस्टर्न घाट है, सरिस्का है, सेंट्रल इंडिया है, उसके बाद काजीरंगा। अब देखो यहाँ पे आपके लिए ये प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन से कंजर्वेशन यूनिट्स आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर हम कंसीडर करते हैं, है ना, इनमें से कौन सा कंजर्वेशन यूनिट है अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। तो आपको याद रखना है ये 8 यूनिट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब देखो नेक्स्ट, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इस प्रोजेक्ट टाइगर को रन कौन करता है, वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ये रन किया जाता है। और ये बेसिकली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसका गठन आपका किया गया है। और इसमें क्या है, जो भी मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वही इसके नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आप कह सकते हैं इंचार्ज होते हैं। तो ये अथॉरिटी में मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे वाइस चेयरमैन के ऊपर। तो अगर आपसे पूछे, बिल्कुल प्रीलिम्स में प्रश्न ऐसे बनते हैं कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन है, तो जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा 3 मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, फिर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के, दूसरे मेंबर्स भी आपके होते हैं। एंड ये क्या है, इसका पावर ये कहाँ से डिराइव करता है, अगर आपसे ये है कि जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो पावर कहाँ से डिराइव करता है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से ये अपने पावर्स को डिराइव जो है वो करता है। अब जहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखना कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस प्रकार से इंप्लीमेंट हुआ है। तो इसके लिए अनामलाई टाइगर रिजर्व पे किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है, तो इसको देखना। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु के अंदर ये लोकेटेड है। और ये एक गैप है, पलक्कड़ गैप है सदर्न वेस्टर्न घाट में, उसके साउथ में लोकेटेड है। ये फैक्ट आपको याद रखना है ज्योग्राफी के अंदर। एंड ये किस रीजन में, वेस्टर्न घाट के रीजन के अंदर आपका आता है। एंड यहाँ पे वेस्टर्न घाट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में भी इस रीजन को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, सेशन अगर आप देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें और शेयर जरूर से करें। आप लोग इतना बोलने के बाद भी आप लोग सेशन लाइक नहीं करते हैं, तो आप लाइक बटन प्रेस करने में कुछ नहीं जाता, लेस देन 1 सेकेंड भी नहीं लगता है प्रेस करना, इसमें क्या कंजूसी करना है। ठीक है, उसके अलावा सब्सक्राइब चैनल को करें, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, इट विल हार्डली टेक 1-2 सेकेंड्स, बट यूट्यूब का एल्गोरिदम इस पर काम करता है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी ये सबका बनती है कि एटलीस्ट आप करें थोड़ा सा, इतना कंट्रीब्यूशन आप जरूर से करें, जहां मौका मिला आप शेयर जरूर से करें सेशन को। इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिलेगा, और प्रॉपर पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा उसी चैनल के अंदर जो है वो आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इथिक्स कमिटी मीट टू हियर अ कंप्लेंट अगेंस्ट, है ना, तो हम पॉलिटिकल डिबेट पे नहीं जाएंगे, ये क्या बात है। मतलब एक इशू चल रहा है टीएमसी के जो पार्लियामेंट मतलब एमपी है उनके द्वारा कुछ बोला गया है, उस पर डिबेट में नहीं जाना, वो सब आपको पता है। हमको जो डिस्कस करना है, वी विल नॉट डिस्कस द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द इथिक्स कमिटी जो हमारे सिलेबस के अंदर है। इथिक्स कमिटी है, उसके ऊपर हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रिविलेज कमिटी, ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है। इसी से ऐसे पॉलिटी के एप्लीकेशन बेस्ड जो प्रश्न है वो भी आपका ऐसे ही फ्रेम किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सो लेट्स सी क्या है। तो यहाँ पे आप ये देखना है कि 1996 में जितने भी मतलब हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर्स की मीटिंग आपकी हुई थी दिल्ली में, और इसमें ही दोनों हाउसेस के तो वहाँ पे फिर ये इथिक्स पैनल की बात आपकी की गई थी। वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं KR नारायण, उन्होंने इथिक कमेटी की गठन की थी राज्यसभा के लिए मार्च 4, 1997 में। फिर इसका इनॉग्रेशन मई के अंदर हुआ था, और इसका एम क्या था कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके मिसकंडक्ट को देखना। अब जैसे मान लो कि जैसे कहा जा रहा है कि ये जो एमपी हैं उन्होंने पैसे लिए क्वेश्चन पूछने के और किसी बिजनेसमैन से, जिससे दूसरे बिजनेसमैन को नुकसान हो जाए, इस प्रकार का। अब ऐसा अगर होता है तो ये बहुत बड़ा मोरल मिसकंडक्ट है। अब इसमें फिर क्या है कि अब ऐसा कोई बोल देगा तो माना नहीं जाएगा ना, इथिक्स कमेटी है वो देखेगी, और अगर वो जो भी फिर रिकमेंडेशन देगी उसको माना जाता है। फिर ये जो रूल है, रूल जो कि कमिटी ऑफ प्रिविलेज पे एप्लीकेबल है, कमिटी ऑफ प्रिविलेज आगे हम डिस्कस करेंगे, वही रूल आपके इथिक्स कमिटी पे भी एप्लीकेबल है। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ऑफ द हाउस कमिटी ऑफ प्रिविलेज, हाउस कमिटी ऑफ प्रिविलेज, तो इसकी जो स्टडी ग्रुप थी हाउस कमिटी ऑफ प्रिविलेज की हमारी, तो उसने ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस को विजिट किया था 1997 में। एंड इसमें विजिट का कारण यही था कि जैसे कि वहाँ पे जैसे जो भी हमारे एमपीज़ उनका कंडक्ट को कैसे देखा जाता है, ये सब चीज़ें हैं। और
इसी के तहत लोकसभा में फिर रिकमेंड किया गया था कि हमारे देश के अंदर भी जो लोकसभा है वहाँ पे इथिक्स कमेटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे पहले तो सबसे पहले राज्यसभा में कमेटी आ गई थी, उसके बाद लोकसभा में कमेटी आपकी आई थी। कमिटी ऑफ प्रिविलेज जो है उसने फाइनली रिकमेंड किया कि इथिक्स कमेटी होना चाहिए 13th लोकसभा में। और फिर जो स्पीकर हैं जीएमसी बालियोगी, उन्होंने एडहॉक इथिक्स कमेटी का गठन 2000 के अंदर जो है वो किया था, और ये परमानेंट बॉडी लोकसभा के अंदर बनी इन 2015। तो ज़्यादा लेटेस्ट नहीं है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि विच बिकेम अ परमानेंट पार्ट ऑफ द हाउस ओनली इन 2015 में ही परमानेंट पार्ट बना। अब इसमें देखो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न प्रीलिम्स के आपके लिए बन जाएंगे, इसलिए हर पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है। लेट्स देखते हैं प्रोसीजर, कंप्लेन कैसे किया जाता है। कोई भी पर्सन कंप्लेन कर सकता है मेंबर के खिलाफ थ्रू अनदर लोकसभा एमपी, मतलब जैसे मान लो कोई भी एमपी है, उनके खिलाफ कुछ है मिसकंडक्ट का, तो दूसरा एमपी कोई भी जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। एविडेंस भी साथ में रखना है, और ये भी एक एफिडेविट देना है कि जो भी आप दे रहे हो या कंप्लेन कर रहे हो, जो भी एविडेंस दे रहे हो वो गलत नहीं है, फॉल्स नहीं है। और अगर मेंबर हिमसेल्फ कंप्लेन्स द एफिडेविट इज़ नॉट नीडेड, मतलब किसी के थ्रू भी कोई, जैसे मान लो मैं और आप में से कोई कंप्लेन करना चाहता है तो एमपी के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन जब वो करेंगे तो एमपी के माध्यम से जब करेंगे तो वहाँ पे जो कर रहा है एमपी के माध्यम से उसे एफिडेविट देना पड़ेगा। लेकिन मान लो एमपी भी डायरेक्टली कर सकते हैं तो उसमें कोई एफिडेविट और ये सब देने की जरूरत नहीं। ये थोड़े प्रोसीजर याद रखना, ठीक है। आजकल प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न बनते हैं। जो कमिटी है इसमें मीडिया रिपोर्ट के बेसिस पर चीज़ें नहीं कंसीडर होंगी, मीडिया ने कुछ कह दिया तो उसको कंसीडर किया जाए, उसमें एविडेंस और ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। एंड उसके बाद इंक्वायरी भी करना, मतलब लगता है तो फिर कमेटी इंक्वायरी भी करती है, फिर रिकमेंडेशन देती है कंप्लेन के बेसिस में। कमेटी जो है रिपोर्ट देती है स्पीकर को, फिर उसके बाद ही जो who asked the house if the report should be taken up for consideration. There is also provision कि हाफ एन आवर डिस्कशन भी होता है, तो जो भी रिपोर्ट है वो पहले स्पीकर के पास जाएगी, फिर अगर ज़रूरत पड़ती तो आधे घंटे डिस्कशन होता है हाउस के अंदर, और फिर फर्दर जो कदम उठाने हैं वो आपके उठाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रिविलेज कमेटी की बात की जाए। लेट्स टॉक अबाउट द प्रिविलेज कमेटी, क्योंकि लोकसभा के अंदर इथिक्स कमेटी के लिए रिकमेंडेशन भी प्रिविलेज कमेटी ने ही किया था। अब जैसे कोई भी एमपी है उनके सर्टेन प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, कई सारे प्रिविलेजेस आपके एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एमपी की बात करें, कोई एमपी है तो एज अ मेंबर के रूप में भी उनके पास प्रिविलेज होते हैं, और पार्लियामेंट एज अ होल की बात करें या लोकसभा की बात करें तो उस एज अ होल की भी एक सर्टेन प्रिविलेजेस होते हैं, मतलब उसको ब्रीच नहीं किया जा सकता। अगर कोई ब्रीच करता है तो उसमें फिर हाउस के पास मतलब पावर है कि वो लीगल एक्शन ले सकते हैं, सर्टेन स्टेप्स ले सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि कई बार इनके दोनों के काम, प्रिविलेज कमेटी के और एथिक्स कमेटी के, कई बार क्या होता है काम ओवरलैप कर सकते हैं। अब इसमें कई बार आपको ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अब मान लो करप्शन का एलिगेशन है अगेंस्ट एमपी, ये दोनों उसमें सेंड किया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा सीरियस है तो प्रिविलेज कमेटी को सेंड आपका किया जाता है। प्रिविलेज कमेटी का मेन क्या है, फ्रीडम, अथॉरिटी और डिग्निटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये चीज़ देखना। फ्रीडम देखना कि किसी भी तरीके से फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जो अथॉरिटी है पार्लियामेंट की वो ना जाए, और पार्लियामेंट की डिग्निटी बनी रहे, इस चीज़ को देखने का काम प्रिविलेज कमेटी का रहता है। अब कई सारे प्रिविलेजेस इंडिविजुअल मेंबर्स के द्वारा या हाउस एज अ होल के रूप में उनको सर्टेन प्रिविलेजेस मिलते हैं, और जो भी एमपी है, एमपी कैन बी एग्जामिन्ड फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, और नॉन एमपी टू कैन बी एक्यूज्ड, मतलब कोई एमपी हाउस के प्रिविलेज को ब्रेक करते हैं तो उनको भी ये कमेटी, प्रिविलेज कमेटी देख सकती है। या फिर अगर कोई हाउस के मेंबर नहीं भी है और वो अपने कंडक्ट से जो सर्टेन प्रिविलेजेस हाउस को मिले हैं या इंडिविजुअल एमपी को मिले हैं, अगर उसको ब्रीच करते हैं तो उसके खिलाफ भी हाउस एक्शन ले सकता है। मतलब लोकसभा और जो मतलब ओवरऑल जो हाउस है वो आपका एक्शन ले सकता है। लेकिन इथिक्स कमेटी की बात करें, इट इज़ मेनली लिंक्ड विद द मिसकंडक्ट दैट इन्वॉल्व्स एमपीज। तो ये बेसिक अंतर है कि अगर मिसकंडक्ट है एमपीज के लेवल पे तो उस चीज़ को, जो मिसकंडक्ट है उस मिसकंडक्ट को कंसीडर आपका किया जाएगा। मिसकंडक्ट विल बी कंसीडर्ड बाय द इथिक्स कमेटी, इथिक्स कमेटी के द्वारा वो चीज़ कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अलाउज सरोगेसी स्ट्राइक्स डाउन रूल बैनिंग यूज ऑफ डोनर गैमेट्स। ये एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सर्टेन पॉइंट्स को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट्स अलाउज सरोगेसी स्ट्राइक डाउन रूल बैनिंग यूज ऑफ डोनर गैमेट्स। अब देखो
इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कुछ बातें हाईलाइट की। पहली चीज़ तो सरोगेसी का मतलब क्या है। पहली चीज़ तो ये देखो, ये पॉलिटी के अंदर आप नोट कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि इसको वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर भी आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसमें आप नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो, कई चीज़ें होती हैं, कई कंसिडरेशन होते हैं। अब जैसे सरोगेसी है, सरोगेसी में क्या होता है कि कोई सेकेंड वुमेन है, जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उनका, वो क्या करते हैं, जो वोम है वो रेंट में ले लेते हैं दूसरी वुमेन का। तो उनके जैसे 9 मंथ तक जो बच्चा रहेगा वो दूसरी वुमेन के उसमें रहेगा, लेकिन जो भी गैमेट्स यूज़ होंगे जैसे स्पर्म है या ओवा है वो आपके दोनों पेरेंट्स के होते हैं, उसको फर्टिलाइज़ किया जाता है और फिर नेक्स्ट जो दूसरी वुमेन है उनके वोम में ट्रांसफ़र किया जाता है, और मतलब यूट्रस में ट्रांसफ़र करके वोम के अंदर फिर वो बच्चा बड़ा होता है। फिर 9 मंथ के बाद वो बच्चा पेरेंट्स को दे दिया जाता है। तो ये एक बड़ा बिजनेस भी बन गया है। आप देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटी और ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारा कुछ रूल्स रेगुलेशन एग्जिस्ट करता है। अब उसमें देखो, इसमें क्या है कि कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें मेडिकल कंडीशंस कुछ इस प्रकार की होती हैं जिसमें जो वुमेन है मेडिकल कंडीशंस कुछ इस प्रकार की होती है कि जो वुमेन है उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मतलब अपना जो सर्टेन चीज़ें ज़रूरी है वो हो पाए। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसे इसमें एक डिज़ीज़ भी दे रखी है। जैसे एक डिज़ीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मेयर रॉकीटेंस्की क्यूस्टर हॉसर सिंड्रोम। अब देखो ये क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जो वुमेन है उसमें कई सारी, जैसे एब्सेंस ऑफ वेजाइना, ये पूरा जो ये फंक्शनल नहीं होगा, ओरिस फंक्शनल है, कुछ माल एनेक्सेशन, या आप कह सकते हैं मतलब कुछ यूट्रस और ये सब सही से कार्य ना करना या एब्सेंट होना, ये सब इस सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। अब मान लो अब ऐसी स्थिति है तो मदर बन पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कह सकते हैं कि सर्टेन एस्पिरेशंस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें क्या एक्सेप्शन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। देखो जर्नल सेंस में तो आप रूल बना सकते हो कि 2 पेरेंट्स हैं उसके लिए आप रूल बना दिए कि अगर आप सरोगेसी को ऑप्ट करते हो तो जो सरोगेट मदर हैं उनके लिए आपने रूल्स सर्टेन बना रखे कि कौन सरोगेट मदर बन सकती है, कौन सरोगेसी का बेनिफिट उठा सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस आपने रखी हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पेरेंट है मतलब मदर हैं, जो मदर बनना है जिन्हें, वो ऐसे सिंड्रोम से ग्रसित हैं या तो ऐसी स्थिति में उन्हें सरोगेसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट ऑफ पेरेंटहुड है वुमेन का, उसको प्रोटेक्ट करते हुए कहा कि क्योंकि वो रेयर मेडिकल कंडीशन से आप कह सकते हैं सफ़र कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस प्रोवाइड करने की बात जो है की है। तो जैसे इसमें जैसे ये सिंड्रोम होती है उसमें ओवरीज आपकी नहीं होती, यूट्रस नहीं होता है, तो फिर तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन मार्च 14 को है इस साल के, उसमें क्या डोनर गैमेट का मतलब क्या होता है, बैनिंग द यूज़ ऑफ डोनर गैमेट का मतलब जैसे दूसरा कोई इंडिविजुअल है, जैसे मान लो एक वन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन 1 है दूसरा है, ठीक है, तो ये गैमेट को ट्रांसफ़र करना, मान लो ये XYZ है, तो XYZ जो है या तो स्पर्म ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर ये फीमेल है तो ये ओवा ट्रांसफ़र कर रही है। तो मेनली अब जैसे मान लो दोनों के नॉर्मल हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जैसे वो ऐसे सिंड्रोम से ग्रसित हैं, अफेक्ट हो रही हैं, तो उनके लिए तो डोनर गैमेट की ज़रूरत होगी। लेकिन मार्च 14 का जो नोटिफिकेशन वो कहता है कि डोनर गैमेट को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे साफ साफ ये बोला गया कोर्ट के द्वारा कि ऐसी स्थिति में ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये लागू नहीं होगा, यहाँ पे कहा गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी ध्यान रखना। तो सरोगेसी रेगुलेशन रूल 2022 का ये जो रूल है, इसमें रूलिंग आउट द यूज़ ऑफ डोनर एग्स हैड मेड इट इम्पॉसिबल, है ना। तो ये चीज़ मतलब आर्गूमेंट में रखा गया कि ये जो सरोगेसी का रूल 2022 का जो लेटेस्ट आया था उसमें जो कहा गया कि डोनर गैमेट आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो, तो फिर वो राइट ऑफ पेरेंटहुड है जो वुमेन का, वो कैसे होगा, क्योंकि उनको वो तो इस सिंड्रोम से अफेक्ट हो रही हैं, ये भी रहता है। फिर 2023 में अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें कुछ सेक्शंस 2R और 4 ऑफ सरोगेसी एक्ट 21, उसमें क्या है कि उसमें ये रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि जहाँ पे ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है कि
जिसमें मेडिकल कंडीशन रिक्वायर करता है कि जो कपल है वो सरोगेसी, जेस्टेशनल सरोगेसी इन ऑर्डर टू बिकम पेरेंट्स, इसको ऑप्ट कर सकता है। मतलब जैसे सरोगेसी को ऑप्ट कर सकता है, तो ये ऑलरेडी आपने अपने सरोगेसी एक्ट 2021 में इस एक्सेप्शन को दे रखा है, लेकिन बाद में आपने नोटिफिकेशन में कह दिया कि जो मतलब मान लो कि जो नोटिफिकेशन में इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया गया कि डोनर गैमेट नहीं हो सकता है, डोनर गैमेट नहीं लिया जा सकता, इस चीज़ को हाईलाइट आपका किया गया। अब जब ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है, जब ऐसी स्थिति आपकी बनेगी तो एक तरफ आप मेडिकल कंडीशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हो और दूसरे नोटिफिकेशन में कह रहे हो कि डोनर गैमेट नहीं ले सकते, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये ठीक नहीं है, आपको एक सर्टेन एक्सेप्शंस जो है वो देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑल्दो गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट के जो मतलब वकील होते हैं उन्होंने कहा कि जो सरोगेट चाइल्ड है शुड बी जेनेटिकली रिलेटेड टू द कपल एंड द कोर्ट सेड द चाइल्ड वुड बी रिलेटेड टू द हस्बैंड। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई, जो सरोगेट चाइल्ड है वो जेनेटिकली कपल से रिलेटेड हो। अब मान लो देखो सिंपल सी बात है, जैसे इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर हो रहा हो तो मैं बता देता हूँ फिर से। तो जैसे मान लो एक आपका मेल है, दूसरी जो है वो फीमेल है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो ये ऑप्ट करते हैं एक सरोगेसी को, ठीक है, तो यहाँ से आपका गैमेट गया, यहाँ से स्पर्म यूज़ किया गया और फिर आपका इनका जो है ओवा यूज़ किया गया, इसको फर्टिलाइज़ किया गया, फर्टिलाइज़ करने के बाद उसको ट्रांसप्लांट किया गया दूसरे वुमेन पे, तो इसे हम सरोगेट मदर बोलते हैं, वी कॉल इट एज सरोगेट मदर, इनको हम सरोगेट मदर बोलते हैं। अब क्या है कि सपोज करो एटलीस्ट ये दोनों के तो जेनेटिकली रिलेटेड है, मतलब जो भी चाइल्ड होगा वो जेनेटिकली रिलेटेड होगा इन पेरेंट्स से। अब जो बैन क्यों किया गया डोनर गैमेट को अगर आपने बैन क्यों किया, बैन इसलिए किया कि बोला गया कि अगर मान लो जो गैमेट भी दिए जा रहे हैं, तो गैमेट भी दिए जा रहे हैं वो भी पेरेंट्स से बिलोंग नहीं करते हैं, तो बच्चा तो फिर उनका कैसे हो सकता है, मतलब जेनेटिकली तो रिलेटेड नहीं है, तो इट्स बेटर आप एडॉप्ट ही कर लो, एडॉप्शन ही कर सकते हो, क्योंकि अगर गैमेट ही नहीं है तो। बट कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है चलो मदर तो नहीं दे रही, बट मान लो दोनों में से एक को कोई मेडिकल कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो फादर तो अपने गैमेट दे रहे हैं ना, तो ऐसी स्थिति में मतलब अपने स्पर्म में दे रहे हैं तो जेनेटिकली तो हस्बैंड से रिलेटेड है, तो पेरेंट से रिलेटेड हो गया। तो इस प्रकार का थोड़ा सा डिस्कशन जो है चल रहा था, तो ये पॉइंट्स थोड़ा से ध्यान में रखने। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन मूव में वर्सन पॉल्यूशन, ठीक है, वर्सन पॉल्यूशन। अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट कि कल मैंने जो आकलन सीरीज़ के जो भी क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आप लोग बहुत मिस्टेक जो भी लिखने में कर रहे हो, तो एक रिव्यू वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल दिया, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। जो क्वेश्चंस मैं द हिंदू में देता हूँ तो उसमें आप देख लो, उन चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपने आंसर को लिखना है। यूट्यूब में वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू इट, कल रात को डाल दिया था। और जो नेवी ऑफिसर्स हैं, X8 नेवी ऑफिसर्स हैं जिनको डेथ पेनल्टी कतर के द्वारा दिया गया था, उसका मैंने एनालिसिस भी किया है, न्यूज़पेपर में भी उसके ऊपर देखते हैं क्या चीज़ें आती है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या बात बोली जा रही है। आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं दोनों वीडियो। तो इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन मूव की बात करें, स्टडी कहती है कि इससे पॉल्यूशन और हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करोगे तो यू कैन लिंक इट विथ मतलब जब आप इसको आप एनर्जी ट्रांजिशन से लिंक कर सकते हो। ग्रीन हाइड्रोजन पे इन जनरल क्वेश्चन आपका GS2 और GS3 में भी फ्रेम हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, पहली चीज़ देखो कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके बनने का कंसेप्ट क्या है। अब देखो जनरली जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि जनरली जो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आप बना रहे हो और ये स्टोर कर रहे हो, इसमें आप वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो ब्रेक कर रहे हो, वाटर से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और इसमें एक ये केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइजर कर रहे हो और इसमें जो एनर्जी यूज़ कर रहे हो वो रिन्यूएबल एनर्जी है। तो क्योंकि एनर्जी जो यूज़ कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसलिए जो हाइड्रोजन बनेगा वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन, मान लो इसी में आप कोल और ये सब यूज़ करोगे तो ग्रे हाइड्रोजन कहला देगा। तो सिंपल सी देखो स्टडी क्या कहती है कि अभी हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की है, उसमें हम काफ़ी अधिक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। अब होगा क्या कि कहा गया कि आप 24 घंटे इसको रन करोगे। जब आप इसको 24 घंटे रन करोगे तो मान लो जब सूरज की रोशनी है तब तो ठीक है, लेकिन जब सूरज की रोशनी अवेलेबल ही नहीं है, मतलब जब सूरज की रोशनी नहीं है, रात के टाइम पे भी अगर आप रन कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, क्योंकि टारगेट्स होंगे कुछ ना कुछ, तो उसके लिए फिर आप कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज़ करोगे। कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका आप यूज़ करोगे, और जब कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज़ करोगे तो इससे फिर क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन के बनाने के प्रोसेस में
आप नॉन रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ कर रहे हो। तो मतलब जिसको आप कह रहे हो कि ठीक है ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा, उसको बनाने के लिए आप पॉल्यूशन कॉज कर रहे हो। तो ये स्टडी जो है वो हाईलाइट आपकी कर रही है, ठीक है। ये थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की बात लगातार कर ही रहा है, एंड यहाँ पे जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है यहाँ पे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको किया जा रहा है, इसके तहत लगभग 5 मिलियन टन का हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा बाय 2030। फैक्ट आप याद रखना है। इसमें कहा गया कि इंस्टॉलेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगभग 125 गीगावाट और यूज़ ऑफ 250,000 gigawatt hours unit of powers equivalent to 13% of India's present electricity generation। तो देखो, आप खुद देखो, यहाँ पे कहा गया कि अगर आप इतना प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये सब चीज़ों के लिए मतलब आपको इतना रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर मान लो आप इतना रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते तो फिर आप क्या करोगे, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के प्रोसेस में आप जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इंडिया की जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें कैपेसिटी है वो 131 गीगावाट है। 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो लगभग इतना ही हमें और ऐड करना पड़ेगा, और क्योंकि हमें काफ़ी, अब सारा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए थोड़ी ना यूज़ कर लेंगे, और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लाइक अराउंड अबाउ 500 गीगा ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया हैज़ कमिटेड टू इंस्टॉल बाय 2030 एज अ पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। लगभग 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट में हमने ये चीज़ हाईलाइट की है। इंडिया ने इंस्टॉल किया है लगभग 15 गीगावाट ऑफ सोलर विंड कैपेसिटी 2023 के अंदर। 45 गीगावाट पर ईयर नीड है 2030 में इस टारगेट को मीट करना। तो देखो इस चीज़ को समझने की स्टडी क्या कहती है कि हम 15 गीगावाट ही न्यू सोलर और विंड कैपेसिटी हमने डेवलप की है 2023 तक। ज़रूरत कितनी है? 45। तो वो टारगेट जो 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी का रीच करना चाहते हैं, हम रीच नहीं कर पाएंगे। उसी रिन्यूएबल एनर्जी का ही यूज़ करके आपको ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है, तभी वो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। अगर आप कोल और इन सब का इस्तेमाल कर लोगे तो ग्रीन हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। तो ये चीज़ ही कहा गया कि अगर आप मान लो कोल के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही उससे फिर आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाओगे तो अंडर दैट कंडीशन पोल्यूशन जनरेट होगा, और ग्रीन हाइड्रोजन के बनाने के प्रोसेस में ही काफ़ी अधिक कार्बन एमिशन और ये सब आपका हो सकता है। ये चीज़ हाईलाइट की गई, और ऐसा जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगा उसे हम ग्रे हाइड्रोजन भी जो है कहेंगे। ठीक है, यही पॉइंट्स आपको हाईलाइट किए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग थोड़ा सा जो है गो थ्रू होना है। इसका PDF आपको सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट डज द एबॉर्शन वर्डिक्ट मीन्स फॉर द रिप्रोडक्टिव जस्टिस, इसी पर मैंने आज आपका प्रश्न भी बनाया है। मेंस का प्रश्न जो है बहुत सोच के लिखना पड़ेगा, बहुत बैलेंस होकर लिखना पड़ेगा, बहुत मेच्योरिटी के साथ लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आया लिख दिया। ठीक है, मैंने इस रिप्रोडक्टिव राइट, बॉडीली ऑटोनॉमी को लीगल नॉर्म्स और सोशल नॉर्म्स से लिंक करके क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। उसको लिखना जरूर से, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बनाने में ही 15-20 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक वुमेन है उनकी प्ली एबॉर्शन से रिलेटेड उसको रिजेक्ट किया है, और क्योंकि 26 वीक प्रेगनेंसी थी, प्रेग्नेंट है, और है ना, तो यहाँ पे मतलब पॉइंट ये कहा गया था कि अगर हमारे नेक्स्ट बेबी होगा तो उससे कई प्रकार के फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल ये सब चीज़ों के कई बर्डन्स आएंगे। तो देखो ये सब क्या होते हैं कि जैसे देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक पॉइंट ये भी कहा जाता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि इस टाइप के मान लो जजमेंट मान लो ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ कर दिया, तो चीज़ों को, लॉ को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक्सेप्शंस आ जाते हैं। तो जैसे एबॉर्शन के कुछ नॉर्म्स हैं, हमारे देश के अंदर लॉ है कुछ रिलेटेड, तो मान लो सर्टन रूलिंग्स अगर दे दी जाएगी कोर्ट के द्वारा, तो लॉ को इम्प्लीमेंट करने में भी ये चैलेंजेस आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे डाइवर्सिफाइड व्यू पॉइंट आ जाते हैं। या तो लीगल लेवल पे चेंजेस कर दो, एक्सेप्शंस दे दो, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी बन जाता है। अब प्रेग्नेंट वुमेन है, जैसे लॉ के लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है यूनिक सब्जेक्ट। अब देखो जो बच्चा है जिसे हम फीटस कहते हैं, तो एक तो जैसे एक तरफ उसके राइट्स हो गए और एक तरफ वुमेन है उनकी बॉडली ऑटोनॉमी जिसे हम कहते हैं, या उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स हो गए, दोनों के राइट्स हैं। अब हमारा संविधान है या लॉ है वो दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। एक तरफ राइट्स जो है वुमेन के हैं और एक तरफ राइट उस फीटस के हैं, दोनों के हैं। सो एनी फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द फीटस
अगर मान लो कि अगर हमने फीटस के राइट्स को ज़्यादा रिकॉग्निशन दिया तो उससे क्या होगा, वुमेन के राइट्स अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगे, जैसे अबॉर्शन से रिलेटेड या सर्टन रिप्रोडक्टिव राइट से रिलेटेड अपने आप उसका डाइल्यूशन हो जाएगा। सो यहाँ पे कहा गया कि जो लीगल स्टेटस है फीटस को अगर देखा जाए, अगर उसको दिया जाता है तो ये आप कह सकते हैं कि इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन वुमेन, मतलब ये जो ऑथर है उनका व्यू पॉइंट है। और ये भी कहा गया कि अगर सपोज करो आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लेकर आ जाते हो एबॉर्शन के कंटेक्स्ट में, तो अनसेफ और इलीगल तरीके से फिर लोग एबॉर्शन करा सकते हैं। फीटस प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, जैसे देखो यहाँ पे फिर फीटस है, फीटस मतलब बच्चा, तो बहुत ही छोटा है, अभी वुम्ब के अंदर ही है, तो अब उस बच्चे के भी राइट्स हैं। अब वो बच्चा कहाँ से आएगा, वो आता किससे है, वो ऐसे तो मतलब उसमें आपका मैन और वुमेन उनका इंटरेक्शन ज़रूरी है। मैन वुमेन कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वो डिसीजन मेकिंग दोनों लेते हैं। उसके लिए हमारे सोसाइटी में मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशंस का गठन किया गया है। और मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन भी सोसाइटी में डाइल्यूट हो रहे हैं, नए नए इमर्जिंग कंसेप्ट आ रहे हैं और भी कई सारी ऐसी चीज़ें। तो इसमें कहा यह गया है कि अगर हमें फीटल प्रोटेक्शन पे देना है तो यहाँ पे सेक्स एजुकेशन, फिर उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शंस और ये सब का यूज़ करना, वायलेंस अगेंस्ट जो वुमेन है उसको दूर करना, चाइल्ड केयर जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें देखना जरूरी है। तो इससे क्या है कि एबॉर्शन का जो रेट है अपने आप रिड्यूस होगा। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। तो देखो सामाजिक लेवल पे जो नॉर्म्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, है ना, जैसे इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज, वो कैसे और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, वो समाज में जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है उस पर बहुत अधिक निर्भर करता है। मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशंस में समाज में जो कैसी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे मान लो इंडिया के अंदर पहले इतना डाइवोर्स रेट इतना हाई नहीं था, बट अब बहुत हाई हो गया, क्योंकि क्यों, और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करो उनका डाइवोर्स रेट बहुत हाई था, है ना, उनके यहाँ ऑलरेडी हाई था, इंडिया में इतना हाई नहीं था, बट अब अगर आप देखो तो बहुत हाई हो गया है। ये स्टडी आपकी कई सारी कहती है। तो क्यों इतना हाई हो रहा है, बिकॉज ऑफ जो रिलेशंस हैं, इंटरेक्शंस हैं, उनके पैमाने चेंज हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है। तो ये इनको थोड़ा सा मतलब ये चैलेंजिंग है। अभी ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि आप ज़्यादा बोल नहीं सकते हो, लेकिन मतलब इन द सेंस आपको कई चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि कई कंसिड्रेशन इसमें होता है, डाइवर्सिफाइड चीज़ें होती हैं। तो एबॉर्शन केस आपको राइट टू प्राइवेसी के तहत कंसिडर होता है। एबॉर्शन ऑल्सो नेसेसरी टू गारंटी वुमेन इक्वालिटी, ये पॉइंट्स आपके हाईलाइट किए गए हैं। और अगर ये डिनाई किया था इसका आर्थिक सामाजिक लेवल पे भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट आपका पड़ सकता है। ठीक है, ये चीज़ भी हाईलाइट किया गया। चलो, सौरभ पांडे CSC ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये क्वेश्चन है देखो आज का, बॉडली ऑटोनॉमी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन डिपेंड्स ऑन प्रिवलेंट सोशल लीगल नॉर्म्स, 10 नंबर पे लिखना है। आप अपने आंसर आकलन सीरीज ज्वाइन कर लेना और उसमें अपने आंसर पोस्ट कर देना। इस कोर्स को ज्वाइन करने के प्राइस 899 ही है, इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है। तो आपका आंसर इवेल्युएट हो जाएंगे, डे 3 तक के आंसर ऑलरेडी इवेल्युएट हो चुके हैं। अगर आप बाद में आपको जो अगर आप आज ज्वाइन करोगे तो जो कमिंग डेज है तभी आंसर पोस्ट करना, पुराने चेक नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना लिंक ऑफ कोर्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। और आकलन सीरीज़ आप लोग जरूर से ज्वाइन करें अगर आपको अपने आंसर को चेक कराना है। और ये टेस्ट है एक आपका करंट अफेयर प्लस का, ये इस 9 PM को होगा संडे को। एडवांस करंट अफेयर पे बेस्ड है। पहला टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लेना, ऑलरेडी है, और दूसरा टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स प्लस का 2 इयर्स का कवरेज आपका हो रहा है और ये एडवांस करंट अफेयर्स का हिस्सा। इसका टेस्ट इस संडे को होगा, प्लीज़ इसको मिस ना करें, ध्यान में रखें। ये टेलीग्राम चैनल है, सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल है, इसको पे भी आप चाहें तो अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। सेशन को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।